हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। बढ़ते हैं आगे इस सीरीज में और देखते हैं इस सीरीज का सेट नंबर 17। ये हमारा सेट नंबर 17 है और इसमें भी हम लोग करेंगे 25 प्रश्नों को, 25 MCQs। हर प्रश्न जब आपके सामने आए, हर क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो पहले आप उसे खुद से बनाएं ताकि आपको ये पता लगे कि हाँ पहले से आपको इसका आंसर आ रहा था या नहीं आ रहा था। और आखिरी में जा करके ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया है खुद से। पहले से आपको आ रहा था या न्यूमेरिकल है तो आपने खुद से आंसर निकाला है। ये चीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं ये देखना चाहूँगा कि कितने प्रश्न आप लोगों ने सही खुद से बनाए हैं। वीडियो जब समाप्त हो जाए, आपके लिए ये वीडियो लगे कि यूज़फुल था, वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं, इसलिए लाइक्स ज़रूर करें अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 30 ग्राम चीनी को 370 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की सांद्रता ज्ञात करें। जो सांद्रता है हम लोग परसेंटेज में बताते हैं, जो कंसंट्रेशन है हम लोग परसेंटेज में बताते हैं। तो ये जो सांद्रता है ये बराबर होता है मास ऑफ सॉल्यूट, या फिर बोल दो वॉल्यूम। अगर मास दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर मास दिया हुआ है तो मास, अगर वॉल्यूम है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास या फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन है, विलियन है। होता ये है कि सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूशन यानी कि विलियन बराबर विलय प्लस विलायक। तो हमें यहाँ पर नीचे में आयतन या फिर द्रव्यमान लिखना है किसका, विलियन का, ना कि विलायक का। और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ऊपर में विलय का होगा। तो देखो हमारे केस में जो सॉल्यूट है वो चीनी है जो कि 30 ग्राम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 30 लिखेंगे। नीचे हमें विलयन का यानी कि सॉल्यूशन का द्रव्यमान चाहिए। तो हमारे पास ये जो जल है ये है विलायक यानी कि सॉल्वेंट, लेकिन हमें सॉल्यूशन का चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो चीनी है उसका द्रव्यमान साथ में जो विलायक है सॉल्वेंट है उसका द्रव्यमान हम जोड़ेंगे, तब जा करके हमारे पास विलयन का द्रव्यमान निकल करके आएगा। और 100 से करेंगे मल्टीप्लाई। बट्टे में यहाँ पर 400 और गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। 30 बट्टे में 4 ये आएगा 7.5%। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है रिलेशन, सारे सवाल का आंसर आप निकाल लोगे। जमीन पर पड़ी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद पर पृथ्वी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल की गणना करें। ये पृथ्वी है और इस जमीन पर एक गेंद पड़ी है जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। तो पृथ्वी और इस गेंद के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा होगा। पृथ्वी जो है इसे अपनी ओर खींच रही होगी गुरुत्वाकर्षण बल लगा करके। तो जो पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है वही इसके भार के बराबर हो जाता है। जो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी लगा रही है इस गेंद पर वही तो इसका भार कहलाता है। यानी ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है एक्चुअल में इस वस्तु का भार होगा, इस गेंद का भार होगा। तो गेंद का द्रव्यमान है 1 किलोग्राम, जी का मान 9.8 होता है, तो 9.8 न्यूटन हमारा आंसर हो जाएगा। 9.8 न्यूटन। आप चाहे तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो, G(m1m2/r²). इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके निकाल सकते हो आप। जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m1 1 किलोग्राम जो कि गेंद का द्रव्यमान है, साथ में m2 पृथ्वी का द्रव्यमान जो कि होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये आपको याद रखना है। बट्टे में r², यहाँ पर r पृथ्वी की त्रिज्या जो कि 6400 किलोमीटर होता है, तो हम इसे मीटर में चेंज करेंगे एसआई मात्रक में निकालने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करके और इसका स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करके 9.8 न्यूटन ही आएगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। तो चाहे आप ऐसे सोच लो या फिर ऐसे बना लो। ऐसे सोचोगे बहुत जल्द आंसर निकल कर आएगा, ऐसे सोचोगे तो लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो। मनुष्य के दांत नहीं होते हैं, हेट्रोडोंट। देखो मनुष्य के दांत जो है वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स, मोलर्स, यानी अलग अलग प्रकार के हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो मनुष्य के दांत हैं वो विषम दंती है, हेट्रोडोंट है, यानी कि अलग अलग प्रकार के हैं। उसके बाद आप जानते हो कि जो मनुष्य के दांत होते हैं वो मनुष्य के जीवन काल में 2 बार आते हैं। एक बार दूध के दांत जो कि अस्थायी होते हैं, उसके बाद अस्थायी दांत। तो जो मनुष्य के दांत है वो 2 बार आते हैं, तो द्विबारदंती, डाइफायोडोंट। तो ये तो है, मतलब हमारा आंसर ए भी नहीं है, सी भी नहीं है।
एक बार दंती, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मोनोफायोडोंट नहीं है, डाईफायोडोंट है, क्योंकि पूरे जीवन काल में मनुष्य के पास 2 बार दांत आते हैं। उसके बाद थीकोडोंट। थीकोडोंट कहने का मतलब ये हुआ कि जो मनुष्य के जो दांत होते हैं उनमें जड़ें होती है, जैसे ये है, ये जड़ें हैं, और ये जड़ें जो है अच्छे तरीके से फिट होती है सॉकेट में। जौ के जो सॉकेट होते हैं उनमें जो दांत हैं हमारे वो धसे होते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, जल्दी टूटते नहीं हैं, जल्दी नहीं टूटते हैं, इसीलिए हमें पूरे जीवन काल में 2 बार ही दांत मिलते हैं। और जिस जानवर के केस में दांत जल्दी जल्दी टूटते हैं उनके जीवन काल में कई बार दांत टूटते हैं, कई बार आते हैं, क्योंकि उनके दांत थीकोडोंट नहीं होते हैं। हमारे दांत जो है थीकोडोंट है, मतलब जो हमारी दांतें हैं उनकी जो जड़ें हैं वो सॉकेट में अच्छे तरीके से धसे होते हैं। तो ये भी जो है मनुष्य के दांत होते हैं, हमसे पूछा है कि नहीं होते हैं, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की मान की गणना करें। यानी चंद्रमा पर हमें जी का मान बताना है। चंद्रमा का द्रव्यमान दिया गया है कि इतना किलोग्राम है और त्रिज्या ये है। तो इस सवाल को भी आप दोनों तरीके से बना सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि आप जानते हो कि चंद्रमा पर जो जी का मान है वो पृथ्वी पर जी का जो मान होता है उसका 1/6 होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बटे में 6। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा आंसर निकल कर आएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, जो लेंदी प्रोसेस है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में कैपिटल आर स्क्वायर। जी का वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11। अब देखो यहाँ जो m है ये ग्रह का द्रव्यमान होता है, ये ग्रह का द्रव्यमान होता है। तो हमारे केस में जो ग्रह या उपग्रह है वो है चंद्रमा। तो चंद्रमा का द्रव्यमान ये है, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 7.4 इंटू 10⁻12 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि ग्रह की त्रिज्या है या उपग्रह की त्रिज्या है। तो ये है 1740 किलोमीटर। 1740 किलोमीटर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके, और इसका स्क्वायर है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकल करके ये मिलेगा 1.63 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे आप ऐसे बना लो या फिर आप ऐसे बना लो। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है कि स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन द्रव्यमान के 1:8 के अनुपात में मिलकर पानी बनाते हैं। 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस के साथ पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने के लिए ऑक्सीजन गैस के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। जो पानी है, जो वाटर है, अगर हम बात करें रेशियो की, द्रव्यमान के रेशियो की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच जो रेशियो है ये 1:8 है। ये आपको याद भी रखना है और आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए पूरी तरह से 8 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो हमसे ये कहा गया है कि 3 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए कितने ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो देखो 3 टाइम्स ये हो चुका है, तो ये भी हमें 3 टाइम्स चाहिए, तो 24 ग्राम। 1 ग्राम को जलाने के लिए 8 ग्राम चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने के लिए 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। तो सी हमारा आंसर। निम्नलिखित में से कौन निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और लोहा की मिश्र धातु है। ये जो कॉन्स्टेंटन है ये मिश्र धातु है, ये मिश्र धातु है निकल प्लस कॉपर की। ये जो मैंगनीन है ये मिश्र धातु है, यहाँ भी आपको निकल मिलेगा, कॉपर मिलेगा, साथ में यहाँ पर मैंगनीज। और ये मिश्र धातु है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन। तो हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी एक श्वसन तंत्र की बीमारी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिजीज नहीं है। तो डिप्थीरिया है, तपेदिक है, निमोनिया है, गठिया है। डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो गठिया है इसे हम लोग गाउट बोलते हैं, और ये जो गाउट है ये जोड़ों की समस्या है, जोड़ों की बीमारी है। जो ज्वाइंट्स होते हैं ना, वहाँ पर जाकर के यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं। यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, जिसके कारण गठिया होता है। तो जोड़ों में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। यहाँ पर देख लो, ये सारे जो हैं रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं। ट्यूबरक्लोसिस है, डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है जिसे वुपिंग कफ भी कहा जाता है, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, एम्फाइसेमा है और एलर्जीज हैं। ये सारे जो हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स हैं, बीमारियां हैं। एक गेंद को 15 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है, गिरने से पहले यह कितनी ऊंचाई तक जाएगा। जैसे ये अगर ज़मीन है, अगर हम गेंद को ऊपर फेंकते हैं तो जैसे जैसे गेंद ये ऊपर की ओर जाएगी
इसके गति में कमी आती चली जाएगी और एक समय के बाद ये जो गेंद है ये रुक जाएगी, गेंद जो है ये रुक जाएगी और उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट करेगी। फेंका गया था किस स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बाद गेंद रुक जाएगी कुछ क्षण के लिए और उसके बाद ये नीचे गिरना स्टार्ट करेगी। हमसे पूछा है कि अगर इस स्पीड से फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तक ये गेंद जाएगी। तो देखो v² = u² + 2s होता है, ये तो 0 हो चुका है। u हमारे पास 15 है तो 15 × 15। अब देखो गेंद को जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो a बराबर हम -g लेते हैं, a बराबर हम -g लेते हैं और यहाँ पर हमें बोल रखा है कि हमें 9.8 लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर -2 × में 9.8 और s हमें चाहिए, तो यहाँ से s हमारे पास आएगा 15 × 15 225 होता है और ये हो जाएगा हमारे पास 19.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगा वो 11.4 मीटर मिलेगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। किसी गतिमान वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात है। एक वस्तु जो गतिमान है तो बताना है विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होगा। तो ये चीज़ आपको याद होगा, नहीं याद है तो याद रखिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, दूरी और विस्थापन के बीच में क्या रिलेशन होता है। जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ी होती है डिस्प्लेसमेंट से या फिर बराबर होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ी होती है या फिर बराबर होती है डिस्प्लेसमेंट के। बराबर कब होगी, स्ट्रेट लाइन मोशन में। जैसे मान लो ये पॉइंट ए है, यहाँ से सीधी वस्तु जो है सीधी चली है, कहीं पर वस्तु घूमी नहीं है, सीधी चली है, सरल रेखा में चली है। ऐसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कहीं पर दिशा में परिवर्तन हुआ है, वैसे केस में क्या होगा कि जो डिस्टेंस है वो अधिक हो जाती है डिस्प्लेसमेंट से, जो दूरी है वो ज़्यादा हो जाती है विस्थापन से। अगर दिशा में जरा सा भी परिवर्तन हुआ तो, अगर दिशा में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं हुआ तो दूरी और विस्थापन जो है आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच का जो रेशियो है वो 1 होगा या फिर 1 से बड़ा होगा। हमसे विस्थापन और दूरी का पूछा है, यहाँ दूरी और विस्थापन का है ना, तो हम क्या करेंगे, इसी को पलट देंगे, ऊपर में डिस्प्लेसमेंट और नीचे में डिस्टेंस। तो जब हम पलटेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये भी पलट जाएगा, यानी 1 के बराबर या 1 से छोटा, 1 के बराबर या 1 से छोटा। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। विस्थापन और दूरी का रेशियो पूछा है या फिर दूरी या विस्थापन का। दूरी और विस्थापन का पूछे तो ये, अगर इसका उल्टा हो तो हम यहाँ पर साइन पलट देंगे। ये जो साइन है इनइक्वालिटी का, इसे हम पलट देंगे। निम्नलिखित में से किसका घनत्व अधिकतम है। लकड़ी है, बर्फ है, जल है, ग्लिसरीन है। आपको यहाँ पर जल का याद रखना है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर आप चाहो तो 1 ग्राम पर सीसी या फिर सेंटीमीटर क्यूब बोल सकते हो। जो बर्फ है इसका आप याद रखो 920 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बर्फ से कम लकड़ी का घनत्व होता है और पानी से ज़्यादा ग्लिसरीन का होता है। पानी से ज़्यादा ग्लिसरीन का घनत्व होता है, तो सबसे अधिक घनत्व यहाँ पर डी का हो जाएगा, डी। पोटेशियम कार्बोनेट के सूत्र द्रव्यमान की गणना करें। पोटेशियम कार्बोनेट के सूत्र द्रव्यमान की गणना करें, यानी सूत्र द्रव्यमान चाहिए, फार्मूला मास चाहिए। फार्मूला मास बोले तो मॉलिक्यूलर मास चाहिए हमें यहाँ पर, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया हुआ था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कैसे आप फार्मूला को लिखोगे। तो पोटेशियम आप जानते हो ये मोनोवैलेंट कैटायन है और जो कार्बोनेट है वो डाईवैलेंट एनायन है। तो हम कैसे लिखेंगे फार्मूला, यहाँ पर पोटेशियम लिखेंगे, यहाँ पर कार्बोनेट लिखेंगे। ये मोनोवैलेंट है, इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज है तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। क्रॉस ओवर करेंगे यहाँ पर तो K2CO3, ये पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो जा करके देख लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो वीडियो है। अब चाहिए हमें द्रव्यमान। तो यहाँ पर देखो पोटेशियम जो है यहाँ पर संख्या में 2 है और पोटेशियम, एक पोटेशियम का जो द्रव्यमान होता है वो 39 होता है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है 39। तो ये हो गया टोटल हमारे पास 2 9 18, 2 3 6 और 7। कार्बन यहाँ पर एक ही है, एक कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 होता है, तो यहाँ पर 12। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर संख्या में 3 है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है,
तो 16 तिहाई 48, 8 और 2 10 और 18, 7 8 4 12 और 13 हमारे पास आंसर निकल करके ये आया। निम्न में कौन कंकाल पेशी की विशेषता नहीं है? स्केलेटल मसल की विशेषता नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के मसल्स हैं, 3 प्रकार की पेशियां हैं, कंकाल पेशी, चिकनी पेशी और हृदय पेशी। हमें यहाँ पर कंकाल पेशी के बारे में बताना है। देखिए, जो कंकाल पेशी होती है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुनाभ की पेशी होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जो कंकाल पेशी होती है वो वॉलेंट्री होती है, ऐच्छिक पेशी होती है, यानी हम अपनी मर्जी से उनमें मूवमेंट करवा सकते हैं, गति करवा सकते हैं। जैसे जो भी पेशी है जो हड्डियों से जुड़ी हुई है वो सारे कंकाल पेशी है, तो उनमें हम मूवमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद क्या है कि स्टैटेड मसल है, धारीदार पेशियाँ हैं। जो कंकाल पेशी होती है ना, उनमें लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं, लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। जैसे मान लो ये पेशी है, तो इनमें क्या है, इस प्रकार से ऐसे डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड। तो ये है डार्क बैंड, डार्क बैंड, डार्क बैंड, और ये है लाइट बैंड, लाइट बैंड। तो ऐसे डार्क एंड लाइट बैंड्स होते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये धारीदार पेशी है। तो ये सही है। यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड एकल नाभ की पेशी, ये गलत हो जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर जो कंकाल पेशी है, इसके अलावा चिकनी पेशी है। चिकनी पेशी बोले तो स्मूथ मसल्स हैं, और कार्डियक मसल जो हृदय की पेशी है, कार्डियक मसल जो हृदय की पेशी है। ये दोनों ही पेशियाँ जो होती है वो एकल नाभ की होती है, मतलब एक पेशी कोशिका में एक ही नाभिक होगा, जबकि कंकाल पेशी के केस में एक कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा नाभिक होते हैं। साथ में ये दोनों जो मसल्स होते हैं वो अनैच्छिक होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं। जो हृदय की पेशी है, जो चिकनी पेशी है, ये हमारे मर्जी से इनमें गति नहीं होती है, ये अपना काम करते हैं, इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। तो ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं। देखो, ये स्मूथ मसल और कार्डियक मसल जो है, इनमें ये स्मूथ मसल है। हम इसे स्मूथ इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें ये नहीं है, ये धारीदार नहीं है, एकदम चिकनी है, एकदम चिकनी। जबकि जो कार्डियक मसल्स होते हैं ये भी धारीदार ही होते हैं। तो ये मैंने बता दिया तीनों पेशियों के बारे में। 50 ग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का आयतन 20 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है, यही आपको बताना है। सबसे पहला है वस्तु का घनत्व 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो निकाल लेते हैं। डेंसिटी बराबर ये मास यानी कि द्रव्यमान बट्टे में वॉल्यूम यानी कि आयतन। जो द्रव्यमान है वो 50 ग्राम है, ये 50 ग्राम है, और जो आयतन है 20 सेंटीमीटर क्यूब है। तो यहाँ से ये आया, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी कि 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर दिया हुआ है 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये आंसर नहीं है और ना ही हमारा ये आंसर है। वस्तु पानी में डूब जाएगा। जो पानी का घनत्व है, जो पानी का घनत्व है, ये अभी मैंने आपसे कहा कि 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब बोल दो, या फिर बोल दो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो, वस्तु का घनत्व जो है ये पानी के घनत्व से ज़्यादा है, मतलब वस्तु पानी में डूब जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी सही होगा। एक लड़का है जो मैरी गो राउंड पर बैठा है, जो 10 मीटर पर सेकेंड की निरंतर गति से घूम रहा है। इसका मतलब है कि लड़का, ये आपने भी घूमा होगा बचपन में, मैंने भी घूमा हुआ है इस पर बैठ करके मेले में। तो जब हम इस पर घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन, ठीक है, हम कर रहे हैं सर्कुलर मोशन। अब क्योंकि हम घूम रहे हैं इस पर बैठ करके, तो हम विराम अवस्था में तो नहीं है, हम विराम अवस्था में नहीं है, बिना किसी त्वरण के चल रहा है। देखिए, सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि जो स्पीड है ये कांस्टेंट, स्पीड जो है ये कांस्टेंट हो सकती है, जो गति है वो नियत हो सकती है, लेकिन जो वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी है यानी जो वेग है, ये भाई साहब कभी भी नियत नहीं होता। क्यों? क्योंकि दिशा में लगातार परिवर्तन यहाँ पर होते रहता है, दिशा में यहाँ पर लगातार परिवर्तन होते रहता है। तो जो वेग है उसमें लगातार परिवर्तन होते रहता है। तो वेग में परिवर्तन नहीं होगा ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं, वेग में लगातार परिवर्तन होता है, और जब वेग में परिवर्तन होता है तो त्वरण उत्पन्न होता है। तो बिना किसी त्वरण के चल रहा है, यानी त्वरण बिल्कुल भी नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वेग में परिवर्तन हो रहा है तो त्वरण है, तो ये भी आंसर नहीं है। त्वरित गति में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा।
एक समान वेग से चल रहा है। देखो एक समान वेग तो हम बोल ही नहीं सकते हैं ना, क्योंकि दिशा में यहाँ पर लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो एक समान वेग नहीं है। एक समान आप गति बोल सकते हो, यहाँ पर एक समान गति है। 10 मीटर पर सेकेंड के गति से क्या है कि लड़का बैठ करके घूम रहा है, तो गति जो है वो एक समान है, लेकिन वेग एक समान नहीं है। वेग में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तो डी भी आंसर नहीं होगा, सी हमारा आंसर होगा। डी भी आंसर नहीं है, सी हमारा आंसर। चांदी का अपेक्षिक घनत्व 10.8 है। चांदी के घनत्व की गणना करें। देखिए जो रिलेटिव डेंसिटी होता है, जो अपेक्षिक घनत्व होता है, इसी को हम लोग विशिष्ट गुरुत्व बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं, और इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसलिए यहाँ पर केवल 10.8 लिखा हुआ है, कोई मात्रक नहीं है। तो किसी भी पदार्थ का जो रिलेटिव डेंसिटी हम लिखते हैं, किसी भी पदार्थ का जो हम रिलेटिव डेंसिटी लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? हम उस पदार्थ का डेंसिटी लिखते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पर करते क्या है कि पानी के घनत्व से कंपेयर करते हैं, तो उस वस्तु के डेंसिटी में हम लोग भाग लगाते हैं पानी के डेंसिटी से। पानी के डेंसिटी से हम भाग लगाएंगे किसी भी वस्तु के डेंसिटी में, तो हमें उसका रिलेटिव डेंसिटी मिल जाएगा। रिलेटिव का मतलब ही होता है तुलना करना। हमारे केस में क्या है कि चांदी का रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है कि 10.8 है, तो ये कैसे आया होगा? चांदी का घनत्व हमने लिखा होगा ऊपर में, और नीचे हमने लिखा होगा पानी का घनत्व, जो कि होता है 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हमें चांदी का घनत्व मिल जाएगा 10.8 गुने 10 क्यूब, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बी हो जाएगा, 10.8 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? मनुष्य के चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ होती है? देखिए जो हमारे पास खोपड़ी है, स्कल है, इसमें ना कुछ किताबों में 22 हड्डियाँ लिखी हुई है, तो कुछ किताबों में 29 हड्डियाँ लिखी हुई है। मान लो ये सवाल पूछ दिया कि भाई खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ हैं, जो स्कल है उसमें कितनी हड्डियाँ हैं। अब वो 22 भी आंसर दे सकता है, 29 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। आप दोनों ये ध्यान में रखिए, जो दिख जाएगा आप उसको आंसर टिक मार देना, और अगर दोनों दिख जाए तो पता नहीं आंसर वो लोग किसको सही मानेंगे, लेकिन इन दोनों में से कोई अगर एक दिख जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो स्कल में 29 हड्डियाँ हैं, मैं यहाँ पर 29 मानकर चल रहा हूँ। इसमें देखो जो क्रेनियम है, जिसे हम लोग ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, उनमें 8 हड्डियाँ हैं। क्रेनियम जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, जिसमें कि हमारा ब्रेन है। उसके बाद जो हमारे कानों की हड्डियाँ हैं, ईयर ऑसिकल्स जिसे हम बोलते हैं, संख्या में 6 है, 3-3 हड्डियाँ दोनों कान में। हमारे चेहरे में यानी कि फेशियल बोन्स, चेहरे में 14 हड्डियाँ हैं, और एक हमारे गले में है हायोइड बोन। ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये सारे के सारे हड्डियों की संख्या जो याद रखने हैं। क्रेनियम 8 है, दोनों कान मिलाकर के 6 हड्डियाँ हैं, चेहरे में टोटल 14 हड्डियाँ हैं, और हायोइड बोन संख्या में 1 है। इन सब को मिला करके ही हम लोग काउंट करेंगे तो 29 आएगा, और यही बोलते हैं कि ये स्कल में टोटल हड्डियाँ हैं। और जहाँ केवल 22 हड्डियाँ बताई जाती है, वहाँ केवल चेहरे में जो हड्डी है और जो क्रेनियम है टोटल 8, केवल इन्हीं को काउंट किया जाता है, जो 22 बताते हैं। ईयर ऑसिकल्स एंड हायोइड बोन को छोड़ दिया जाता है। जो 29 बताते हैं वो सारे को काउंट करते हैं यहाँ पर। अब ये जो चेहरे की 14 हड्डियाँ हैं, इन्हीं में एक हड्डी है जिसे कहा जाता है मैंडिबल, ये लोअर जॉ बोन है, निचले जबड़े की हड्डी है। ये हमारे चेहरे की सबसे मजबूत हड्डी है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेशियल बोन है, साथ में लार्जेस्ट फेशियल बोन है। हमारे चेहरे की सबसे मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी है ये मैंडिबल, या फिर निचले जबड़े की हड्डी। ये संख्या में 1 ही है, यानी 14 में से 1 है ये मैंडिबल। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? चेहरे में कुल कितनी हड्डियाँ हैं? तो 14। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो ये कह रहा है कि एक द्रव्यमान है M1, इस पर जब हम बल लगाते हैं 5 न्यूटन का, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। जब हम यही बल M2 पर लगाते हैं, यानी यही बल 5 न्यूटन का जब हम M2 पर लगाते हैं, तो त्वरण उत्पन्न हो जाता है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो कहा यहाँ पर ये जा रहा है कि अगर हम इन दोनों द्रव्यमानों को एक साथ बांध दें, यानी जो द्रव्यमान है ये M1 प्लस M2 हो चुका है, अब हम यहाँ पर बल लगाएं 5 न्यूटन का, तो त्वरण कितना उत्पन्न होगा, यही हमसे सवाल पूछा गया है। तो जो बल बराबर होता है वो द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, तो यहाँ से हम त्वरण लिखेंगे
बल बटे में द्रव्यमान, हमारे केस में जो द्रव्यमान है वो m1 प्लस m2 है। अब बल तो हमें पता है कि 5 न्यूटन है, ये m1 और m2 हमें मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम ये निकाल लेते हैं यहाँ पर देखो कैसे निकालेंगे। हमें यहाँ पर m1 चाहिए, तो जो बल लगाया गया उसमें भाग लगा दो तुरंत से, 5/8। यहाँ पर m2 हो जाएगा हमारा 5/24। इस दोनों को अब हम जोड़ेंगे, जब इस दोनों को जोड़ेंगे m1 प्लस m2 निकालेंगे तो ये 5/6 हमें मिलेगा, 5/6 किलोग्राम। इसी मान को हम क्या करेंगे, यहाँ ले आकर के पुट कर देंगे। तो 5/6, तो 6 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे में 5 रह जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाली साइकिल की गति को 2 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 5 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना कार्य करना चाहिए? वायु प्रतिरोध और घर्षण को अनदेखा करें। हमें इग्नोर कर देना है एयर फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस को। देखिए आपके पास यू दिया गया है कि 2 मीटर पर सेकंड ये था, जो साइकिल है वो इस स्पीड से चल रही थी। अब हम चाहते हैं कि हम उस पर कार्य करें और ऐसे कार्य करें कि जो इसकी स्पीड है वो बढ़ करके 5 मीटर पर सेकंड हो जाए। हमसे क्या पूछा है? वर्क पूछा गया है। हमेशा ध्यान रखना, जब आपके पास दो स्पीड हो और आपसे वर्क पूछ दे, मतलब ये सवाल है कार्य ऊर्जा सिद्धांत पर। कार्य ऊर्जा सिद्धांत पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो हम वर्क करेंगे इससे क्या परिवर्तन होगा, इसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किया गया कार्य बराबर होगा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब खुद सोचो ना, पहले जो है गति ये थी तो इसके पास गतिज ऊर्जा कुछ रही होगी, बाद में हमने क्या किया, कुछ कार्य किया, कार्य करने से इसके गति में परिवर्तन हो गया, मतलब गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो गई। कितने से वृद्धि हुई वही हमारा कार्य हो जाएगा। जितने से हम कार्य करेंगे उतने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। जैसे कोई कार थी वो चल रही थी, उसके पास गतिज ऊर्जा 50 जूल थी, बाद में हमने कार्य किया और गतिज ऊर्जा बढ़कर 100 जूल हो गई, मतलब हमने कितना कार्य किया, 50 जूल। हमने 50 जूल गतिज ऊर्जा बढ़ाई ना, तो 50 जूल कार्य किया। तो बस आपको यहाँ पर ये जो फॉर्मूला है ये लिखना है, वैल्यू पुट करना है और आंसर आ जाएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। यहाँ पर हम हाफ m को कॉमन लेंगे तो v² माइनस u², बस हो गया। यहाँ पर वैल्यू को अब आप पुट करो, तो हाफ m का मान जो है यहाँ पर 20 है, v² v का मान 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, u का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 गुने में 20 गुने में 25 में से 4 गया तो 21, 2 दाई के 20, यहाँ पर 210 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, 210 जूल। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये रिलेशन है, ये ध्यान में रखिएगा। जब भी आपसे सवाल में दो स्पीड दिया गया हो और आपसे कार्य पूछ दे तो समझ जाना कि हम कार्य ऊर्जा सिद्धांत लगाएंगे। यदि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर पर सेकंड है तो 5 मीटर की ऊंचाई पर रखे 1 किलोग्राम द्रव्यमान की पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? ये जमीन है, इस जमीन से 5 मीटर हाइट पर एक वस्तु है, इसके पास गतिज ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? तो mgh के बराबर स्थितिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर m का मान देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, g का मान हमसे बोल रखा है कि 10 लेना है, h का मान 5 है, तो 50 जूल हमारे पास आंसर है। ये हमारा राइट आंसर। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? यहाँ प्रत्येक कूलम यानी कि 1 कूलम की बात की जा रही है। 6 वोल्ट की बैटरी से गुजरने वाले प्रत्येक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है? तो W बराबर Q इंटू में V, ये रिलेशन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। Q यहाँ पर 1 कूलम है, V का मान यहाँ पर 6 है, यानी कि 6 जूल। वोल्ट जो है SI मात्रक है विभवांतर का, और जो कूलम है ये SI मात्रक है आवेश का। तो 6 जूल हमारे पास यहाँ पर राइट आंसर। निम्न में से कौन असत्य है, कौन इनकरेक्ट है? 1 AMU बराबर 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये गलत है। 1 AMU बराबर 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कभी कभी 931 भी लिख करके आ जाता है, तो ये सही है हमारे पास। इनकरेक्ट पूछा है तो आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। 1 AMU बराबर 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। देखो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आप चार्ज लिखते हो, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड लिखते हो उसी में आप जूल लगा दो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर हो जाता है। और जब हम 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं, यानी कि इसी में हमने क्या किया, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दिया।
मेगा का मतलब होता है 10 पे पावर 6 और माइक्रो का मतलब होता है 10 पे पावर -6। तो ये 1.6 इंटू 10 टू पावर -13 जूल हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल और एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना जूल। तो ये सही है, आंसर हमारा ए हो जाएगा। डेविड एक समतल दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख रहा है। दर्पण और उसके प्रतिबिंब की बीच की दूरी 4 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 1 मीटर चलता है तो डेविड और उसके प्रतिबिंब के बीच दूरी होगी। ये दर्पण है, इसी दर्पण में डेविड जो है अपना प्रतिबिंब देख रहा है, ये डेविड है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। और दर्पण प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है वो 4 मीटर है। आप जानते हो समतल दर्पण में वस्तु और दर्पण के बीच जो दूरी होती है वही दर्पण और प्रतिबिंब के बीच भी दूरी होती है, तो ये भी 4 मीटर। अब क्या हुआ कि जो डेविड है वो 1 मीटर दर्पण की ओर चला, तो ये दर्पण है यहाँ पर और ये 1 मीटर चला। तो अब दर्पण और डेविड के बीच की जो दूरी है वो 3 मीटर ये हो जाएगी। पहले 4 मीटर थी, अब 3 मीटर। तो प्रतिबिंब का निर्माण भी दर्पण के पीछे होगा 3 मीटर की दूरी पर। हमसे पूछा है कि डेविड और प्रतिबिंब के बीच दूरी कितनी है, तो पहले 8 मीटर दूरी थी और अब कितनी है, 6 मीटर है। ये 3 मीटर और ये 3 मीटर, तो 6 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर। निम्न में से असत्य चुने, इनकरेक्ट चूज करना है। स्फिग्मोमैनोमीटर एक रुधिर दाब मापने वाला यंत्र है। ये स्फिग्मोमैनोमीटर है जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करता है, तो ये सही है। पूरे जंतु जगत में पक्षियों के शरीर का तापमान सबसे अधिक होता है, तो ये भी सही है। पूरे जंतु जगत में जो भी आप जीव पढ़ते हैं उनमें सबसे ज़्यादा बॉडी टेम्परेचर पक्षी के पास होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी टिबिया है, तो यह गलत हो जाएगा। हमारा आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी है वो है फीमर। फीमर यानी कि जांग की हड्डी, ये फीमर। टिबिया, फिबुला और फीमर हमारे पश्चपाद की हड्डियां हैं, यानी कि हैंड लिम्स की बोन्स हैं, तो ये सही है। ये फीमर है, ये फिबुला है, ये टिबिया है। जो हमारे हाथों की हड्डियां हैं वो है ह्यूमरस रेडियस अल्ना। जो हमारे पैरों में हड्डियां हैं वो है फीमर, फिबुला और टिबिया। और यहाँ पर एक ये बोल सकते हो नी कैप जिसे हम लोग पटेला भी बोलते हैं, तो ये भी है। टार्सल्स हमारे एंकल की हड्डियां हैं और फैलेंजेज ये हमारे पैरों की जो उंगलियां हैं उनमें जो हड्डियां हैं। ऊष्मा से सबसे आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन है, तो जो विटामिन सी होता है जिसे हम लोग स्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, ये बड़ी आसानी से नष्ट हो जाता है। ऊष्मा से ताप बढ़ाओगे आसानी से नष्ट हो जाएगा, तो बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। स्कॉर्बिक एसिड रासायनिक नाम है विटामिन सी का। ये जो थायमीन है ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, और जो राइबोफ्लेविन है ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। टोकोफेरोल जो है ये विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यानी बी और सी को छोड़ दो तो बाकी जो भी विटामिन होते हैं ये सारे के सारे वसा में घुलनशील होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो सेट नंबर 17 है ये समाप्त होता है। मिलते हैं सेट नंबर 18 में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।